So they don't only believe in what you filled in, they see you in person every day. आप चाहे कि पूरी दिल्ली में एम्बेसी के अराउंड जाइए, सुबह से लेकर करीब दोपहर 2 बजे तक आपको करीब 500 से 600 लोग लाइन में लगे हुए मिलेंगे जो एम्बेसी वीज़ा के लिए एंटर कर रहे होते हैं। करीब 18-19 हज़ार रुपये की फ़ीस, वीज़ा फ़ीस, VFS फ़ीस, बहुत सारी एजेंसियों की फ़ीस उस मिला के लगता है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वीज़ा उड़ान। तो मुझे ये बताओ, यूएस का वीज़ा आपको इजी लगता है या डिफ़िकल्ट लगता है? देखो, मुझे तो डिफ़िकल्ट लगता है एंड आई नो 90% ऑफ द पॉपुलेशन थिंक्स इट इज़ डिफ़िकल्ट। बट जो हमारे साथ आज डिस्कशन के लिए बैठे हैं एक्सपर्ट, उन्हें लगता है कि यूएस का वीज़ा इज़ वेरी ईजी। सो वील इंडल्ज इन दिस डिस्कशन विथ the owner of the most trusted visa consultancy, Value Adds Visas, Mr. Zahoor Ahmed Sofi. Welcome back, sir. नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। मैं सवाल तो ऑलरेडी फायर कर चुकी हूँ आप पे। मुझे नहीं पता। कैसे यूएस का वीजा इजी? किसी पुरानी रिकॉर्डिंग में मुझे याद है we spoke about it. Yes, the first episode of Basic Immigration. You said US is easy. सबसे मुश्किल भी वही है और मेरे ओपिनियन में सबसे इजी भी वीज़ा वही है। अब आपके दर्शक क्या सोचे, इस डिलेमा से कैसे निकलें? उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट मेरे लिए जो एप्लीकेंट प्रिपेयर होने के लिए रेडी हैं उनके लिए हम उसे बहुत इजी बना के कल रात को मैं किसी, इट इज़ अ रियल इंसिडेंट, मैं एक हाउसवाइफ का आज सुबह इंटरव्यू होना था। कल रात को उन्हें कुछ लगा कि मुझे फॉर्म में कुछ ऐड करना है, तो आई वोक अप एंड हेल्प्ड हर फिल द एप्लीकेशन। और फिर मैंने उन्हें एक वॉइस नोट भेजा कि ऐसे ऐसे करिएगा। और एंड था कि जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाए, वापस आप बाहर निकलें तो मुझे बताइएगा क्या हुआ। तो सुबह 9:30 बजे या 9:45 पे मैसेज आ गया था कि वीज़ा ग्रांटेड, कि हाँ इंटरव्यू में ही वो आपको बता देते हैं कि इट इज़ ग्रांटेड, आपको मिल जाएगा। अप्लाई कब किया था? 1 साल पहले, और बीच में जो कोविड का वेटिंग एंड ऑल दैट स्टफ रहा, एंड हार्डली कुछ ट्रैवल हिस्ट्री रही होंगी। दुबई, थाईलैंड गई होंगी बस एक दफ़ा, दैट वाज ट्रैवल हिस्ट्री। यंग मॉम है शायद 30-31 साल की। ओके, तो अब यूएस वीज़ा को थोड़ा डिटेल में अनरैप करते हैं। Sure. So सबसे पहले तो आई वुड आस्क कि व्हाई इज इट कॉल्ड अ हाई वैल्यूड और टॉप वैल्यूड वीज़ा? जिस एप्लीकेंट के भी, जिस ट्रैवलर के भी पासपोर्ट में यूएस का वीज़ा हो जाता है, उसके लिए बहुत सारे देशों के वीज़ाज फ्रॉम अ नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वाला वीज़ा से ई वीज़ा हो जाता है। टर्की फॉर एग्जांपल, अगर आप टर्की वीज़ा लेना चाहें तो आपको वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट वीज़ाज एट दिस पॉइंट इन टाइम इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म वीज़ाज है। करीब 18-19 हज़ार रुपये की फ़ीस, वीज़ा फ़ीस, VFS फ़ीस, बहुत सारी एजेंसियों की फ़ीस उस मिला के लगता है। एंड ऑल जो शेरिंगन वीज़ा में डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगते हैं, 4 से 5 दिन में आता है। और अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा है, B1 B2 वैलिड है आपका, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स तक वैलिड है, तो आपके लिए यही टर्की का वीज़ा सिर्फ मतलब 2 मिनट में आ सकता है, और दैट टू 1/4 ऑफ कॉस्ट पे, अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज़ के वीज़ा कॉस्ट में। अगर आप यूएस वीज़ा होल्ड करते हैं तो जॉर्जिया आपका वीज़ा ऑन अराइवल हो जाता है। जो जॉर्जिया वीज़ा आज की डेट में वन ऑफ द डिफ़िकल्ट ऑनलाइन ई वीज़ाज़ है। हस्बैंड का अप्रूव होता है तो वाइफ का अप्रूव नहीं होता। 2 लोगों का हम अप्लाई करते हैं तो एक का रिजेक्ट होता ही होता है, एंड अननेसेसरी अननोन रीजन से वो वीज़ा उस बंदे के लिए नॉट रिक्वायर्ड है, वीज़ा ऑन अराइवल हो जाता है। सऊदी अरब जो एक रिस्ट्रिक्टेड सी एक कंट्री है, अगर आप यूएस वीज़ा होल्ड करते हैं तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले लीजिए, आप आइए और आप एंट्री करिए।
तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे सिर्फ आप अमेरिका का वीज़ा होल्ड करते हैं, इवन दुबई फॉर दैट मैटर, आपको 4 दिन वेट करना पड़ता है एंड अराउंड 7,000 रुपीज़ का आपका दुबई का वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा। बट अगर आपके पासपोर्ट में यूएस वीज़ा वैलिड है, आइए आधे पैसे में आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज किंग ऑफ वीज़ाज। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट इवन एनहांसेस द वैल्यू ऑफ योर पासपोर्ट। लोग लिटरली बहुत केयर करते हैं जब जिस पासपोर्ट पे उनका यूएस वीज़ा स्टिकर लगा होता है। ऐसा क्यों है कि मतलब अगर आपके पासपोर्ट पे यूएस का वीज़ा है तो इट इज़ अ वैल्यूड पासपोर्ट? एक तो वीज़ाज बहुत सारी जगह आपके वीज़ाज ऑलमोस्ट वेव ऑफ हो जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे देती हैं। उसके अलावा व्हाटएवर द कॉस्ट ऑफ द वीज़ा, इट इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर्स। आप हर विजिट में 180 डेज तक स्टे कर सकती हैं यूएस में। ऐसा मतलब कि क्यों है ऐसा कि यूएस तो कर ही लिया तो ये तो यहाँ तो ठीक ही डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, ये बात है या कुछ और? वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट वीज़ा रिजीम कंसिडर करी जाती है यूएस की। बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं हर एप्लीकेंट का। अगर आप 14 साल से बड़े हैं और 80 साल से कम हैं, इस बीच के जितने भी एप्लीकेंट्स रोज़ अप्लाई करते हैं, उनको मैंडेटरी है अराउंड द वर्ल्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। So they don't only believe in what you filled in, they see you in person every day. आप चाहे कि पूरी दिल्ली में एम्बेसी के अराउंड जाइए, सुबह से लेकर करीब दोपहर 2 बजे तक आपको करीब 500 से 600 लोग लाइन में लगे हुए मिलेंगे जो एम्बेसी वीज़ा के लिए एंटर कर रहे होते हैं। और कितने मिनट का इंटरव्यू होगा? करीब 1 मिनट से 1.5 मिनट का इंटरव्यू होता है। वो 1 से 1.5 मिनट में ऐसा क्या पूछते हैं जिसके बेसिस पे वो रिजेक्शन भी और एक्सेप्टेंस भी दोनों दे देते हैं? Exactly, they have lot of processes that happen when the application is submitted. जब आप अपना DS-160 कंफर्म करते हैं, आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है टू द USIS सिस्टम। DS-160 is for the viewers? एप्लीकेशन फॉर्म का नाम है। मतलब आप समझिए कि एप्लीकेशन फॉर्म है यूएस वीज़ा का, उसको वो DS-160 बुलाते हैं। नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा DS-160 DS-260 करके इन्होंने दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद से आपके इंटरव्यू के बीच में जो भी टाइम होता है, उसमें बहुत सारी इवैल्यूएशन, इंफॉर्मेशन, चेक, क्रॉस रेफरेंस हो जाती है उनकी। उनके पास जब आप इंटरव्यू पे पहुंचते हैं, उनका डिसीजन ऑलरेडी एक तरह से बना हुआ है कि इज़ ही टू बी कंसिडर्ड फॉर वीज़ा और नॉट एट ऑल। इट्स नॉट कि एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, इट इज़ कि अच्छा देखेंगे या हटाई दो। हाँ, ऑलमोस्ट अपने अपने तजुर्बे आपको बहुत सारे लोग कहेंगे, बट अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी इवैल्यूएशन चेक्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं और उनको क्या पूछना है आपको, उनको क्या रिजेक्शंस के बारे में उनको सारा इन्फॉर्मेशन पता होता है। They share information with each other, so in case there is a missing rejection that you have not spoken about, they punish you by banning for 10 years. You For 10 years? Yes, you cannot even apply, for 10 years, just for not, divulging what the truth was about. Cannot apply for US visa, but for for US visa. for US and Canada, that is between them, they share the information. आपने US का रिजेक्शन कनाडा को नहीं बताया और कनाडा का रिजेक्शन US को नहीं बताया, दोनों सूरतों में एक दूसरे वो बैन कर देते हैं। उसके अलावा वैसे भी फॉर्म बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टेक्निकली आपको साउंड होना पड़ता है। एक मेरा इस पे क्वेश्चन है, वो है कनाडा का रिजेक्शन ऑफ कोर्स यूएस को इफेक्ट कर रहा है, वाइस वर्सा भी कर रहा है। अब अगर जो 10 इयर्स का बैन है, ऑब्वियसली अब वो बैन तो हर जगह ही अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं सपोज मैं बैन हो गई और अब मुझे दुबई जाना है, तो वहाँ जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती है, दुबई जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो कंट्री आपको बैन कर रही है, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ आपको बैन कर रही हैं, अगर आपको बैन, जैसे आप शेनिगन अगर आप अप्लाई करती हैं और ऐसा मिसिंग इन्फॉर्मेशन आप कुछ देती हैं और आप बैन हो जाती हैं, तो आप किसी भी शेनिगन कंट्री में नहीं जा सकती। वो इन्फॉर्मेशन सभी कंट्रीज़ आपके ऊपर अप्लाई करती हैं। तो यू आर आउट ऑफ यूरोप फॉर 10 ईयर्स और 5 ईयर्स और वट एवर द बैड ड्यूरेशन इज़। बहुत रेयरली ऐसा होता है यूरोप शेनिगन करता है कोई,
बट यूएस कनाडा इनका नॉर्मल रूटीन है. यूके भी देखा है मैंने, कुछ लोगों को बैन करता है. जब यूएस या कनाडा में बैन करता है तो उसका मेजर इफेक्ट मेरे बाकी टूर ट्रैवल पे नहीं पड़ता. जी नहीं. और अगर शेंगन मुझे करता है तो वो शेंगन सारी कंट्रीज ही में आई एम आउट. ओके, तो ये तो अब रिजेक्शन और बैन की बात आ गई, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है ऑफ कोर्स. मेरे अपने टर्म्स पे, या जो एजेंसी की हेल्प नहीं ले रहे या कंसल्टेंट्स की हेल्प नहीं ले रहे, उनके लिए ऑफ कोर्स ये अप्लाई करना डिफ़िकल्ट है. बट क्या आपके लिए भी इट इज़ अ बिट ऑफ चैलेंज टू गेट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन फॉर योर क्लाइंट्स हु वांट टू गो टू यूएस? हमारे एंड से कोई वेरिफिकेशन नहीं होती डॉक्यूमेंट्स की. अच्छा. वी इन आवर ओन एजेंसी फॉलो अ प्रोटोकॉल दैट यू डिक्लेयर व्हाटएवर यू आर गिविंग इज 100% truth. And if there is any information that you are giving us as misleading, that is not our liability, because an agency can be banned after, if they are noticed that there are certain rejections or certain fraudulent activities coming from an agency, they take action against the agency as well. So we take a declaration from the applicants कि आप जो information हमें दे रहे हैं वो सब सच है, उसमें कोई भी forgery नहीं है. तो वी आर सेफ गार्डेड इन दैट सेंस. बट टू अ लार्ज एक्सटेंट यूएस सब कुछ अपनी वेरिफिकेशंस खुद करता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ के लिए करें या लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ के लिए करें, स्टडी के लिए करें, इमिग्रेंट वीज़ाज़ के लिए करें, वो खुद करते हैं. उनकी एजेंसीज़ ऑल ओवर इंडिया प्री वेरिफिकेशन सब की करती हैं. बैंक में डिटेल चेक करना, उनके एम्प्लॉयर से इंफॉर्मेशन चेक करना कि जो उन्होंने बताई है वो सही है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं. और इवन देन द इंटरव्यू इज़ द अल्टीमेट टेस्ट. बट फिर भी स्टिल मेरे पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट ईजी वीज़ा इज़ यूएस. व्हाई डू यू से दैट इट्स जस्ट बिकॉज यू ओनली हैव टू गिव द इंटरव्यू? Not really. From the perspective, if you are a good listener, and if you switch off your own mind for that 1.5 minute and you follow what we have instructed, you will come back and say that sir आपने जो बोला वही हुआ. 100% of the cases in my 10 years of visa experience, from the day I was rejected from US Embassy till I got the B1 B2 visa from them, then I got the L1 visa from them on behalf of a company that was recruiting me for that. L1 is? It's an executive class visa which allows you to, it's a sort of work permit. एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव होने के बिहार पे आप वो वीज़ा लेके जाते हैं तो विद इन ईयर और 2 आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है. कुछ कंडीशंस होती हैं, आप उसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसकी ब्रांच यूएस में खोलने जा रहे हैं, तो उस पिटिशन फाइल होता है पहले USCIS में, वो अप्रूव हो तो फिर आपका DS-160 यहाँ फाइल होता है, उसका अप्रूवल भी हो तो तब आप जाके L1 स्टिकर लगता है. टिल टुडे देयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 95% अप्रूवल रेशियो. उसमें फर्स्ट टाइमर्स हैं, उसमें ऐसे केसेस हैं जिनके जॉब का कोई आता पता नहीं है, उसमें ऐसे केसेस भी हैं जिनका 3 times रिजेक्शन. इवन वन केस वाज रिजेक्टेड 5 times. 5 times. Those who have agreed to exactly act and follow the instructions, we do not manipulate any fact. It's the basic nuances of your own life that we pick and help you narrate it to the visa officer. Okay, someone who is rejected for 5 times, what is the reason first of all? And हर बार एक अलग reason होता है, सेम रीज़न पे रिजेक्शन आ रहा है, और अगर इतनी बार ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है तो वो अप्रूवल देते कैसे हैं? It is exactly, मैं बहुत कॉमन सेंस वाली एनालॉजी यूज़ करता हूँ. If you want entry into a home, you keep knocking at it. आप खटखटाते रहिए, वो कब तक मना करेंगे? आप गिव अप करेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे, अगर वो गिव अप करके आपको वीज़ा दे देंगे तो आप जा पाएंगे. ये कंप्लीट ओरिजिनल इंडियन बात थी कि हम तो डीट है, we'll keep knocking until unless you let us in. अपनी कमियों को सही करिए. अल्टीमेटली मार्केट में लोग इतने नॉलेजेबल या इतने प्रोफेशनल नहीं हैं कि वो एक वीज़ा का पर्सपेक्टिव, वीज़ा ऑफिसर का पर्सपेक्टिव क्या है आपको स्क्रीन करने से पहले, वो नहीं समझते. अगर कोई समझता है तो वो अपने एप्लीकेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को गाइड वैसे ही करता है.
जब आप उस तरफ आई बीन पार्ट ऑफ say companies and dealt with diplomats and have understood what exactly do they want. We do not want any miscreant entering our home. उनका भी वही है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को आना नहीं देना चाहते जो कल को वहाँ उनकी सरकार उनके देश के लिए बोझ बन जाए. बिल्कुल. तो हम एग्जैक्टली हमारे में कुछ चीज़ें हैं जो सही हैं, कुछ चीज़ें जो हमारी एप्लीकेशन में कमियां होती हैं. आप कमियां बताते रहें और खूबियां ना बताएं, ये चीज़ सबसे बड़ा रीज़न है जो हम एक्चुअली हमें पता ही नहीं बताना क्या है और बताना कैसे है. तो हम वही एग्जैक्ट ट्रेनिंग इंटरव्यूज़ में करते हैं एप्लीकेंट्स की, जिसकी वजह से हमें पता है कि वो लग जाएगा वीज़ा. अब एप्लीकेंट के लिए पहली दफ़ा है, उसको या तो यकीन है हम पे कि हम बोल रहे हैं सही है हो जाएगा और वो उसी यकीन से जाते हैं, या तो वहम है या शक है कि पता नहीं होएगा नहीं होएगा. बट उस चीज़ को अगर वो छोड़ देते हैं और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो वहाँ से निकल के इंस्ट्रक्शन यही होता है कि आप कॉल करिए और बताइए क्या हुआ. राइट. सो इवन आई अपडेट माई सेल्फ व्हाट कीप्स हैपनिंग ड्यूरिंग इंटरव्यूज एंड आई हैव ओनली बीन सरप्राइज्ड वंस इन माई लाइफ दर एक बंदा मेरा एप्लीकेंट उसको मांगा गया था कि तुम्हारी जो अपॉइंटमेंट हुई है फिक्स वहाँ पे उसका प्रूफ दिखाओ, विच अदरवाइज हैज़ नेवर हैपेंड दैट दे आस्क्ड फॉर समथिंग, अ डॉक्यूमेंट दैट यूजुअली इज़ देयर. स्टूडेंट को I-20 मांगते हैं, आप बाकी B1 B2 वालों को या नॉन इमिग्रेंट्स को आपका एप्लीकेशन फॉर्म और पासपोर्ट मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते. बाकी आप कुछ भी कोशिश करें दिखाने की, उनको देखने में इंटरेस्ट नहीं है. उनको पता है इंडियंस या नॉर्थ इंडियंस स्पेसिफिकली कोई भी चीज़ कुछ भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं. तो उनको आपसे सुनना है और वही कॉन्फिडेंस उन्हें चेक करना है कि आप कितना सही, कितना सच, कितना झूठ बोलते हैं. एंड लिटरली American visa officer या counselors are trained to pick your body language, to pick your small nitty-gritties कि जो आप as a human being नहीं नोटिस करते जब आप झूठ बोलते हैं या एग्जैजरेट करते हैं. ऐसे करना या ऐसे करना या ऐसे करना या कुछ भी ऐसी चीज़ जो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है जब भी आप झूठ या कुछ करते हैं तो वो होता है या आप करते हैं. उनको उतनी चीज़ें भी, उनको आपकी आवाज़ की मॉड्यूलेशन जब चेंज होती है वो किस रीज़न से हो सकती है वो तक उन्हें पता है. तो वो उन चीज़ों पे आपको मतलब एक एप्लीकेंट को जज करते हैं. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी US के वीज़ाज लॉन्ग टर्म्स के लिए तो डिलेड है ही, एवरीवन नोज दिस. शॉर्ट टर्म के लिए भी डिलेज वैसे ही हैं, टूर एंड ट्रैवल्स के लिए भी उतना ही टाइम लगता है. सेम मतलब मोस्ट ऑफ द क्राउड दैट वी आर एग्जैक्टली फेसिंग चैलेंजेस B1 B2 जो शॉर्ट टर्म मतलब स्टे उनका शॉर्ट टर्म है, बट वो वीज़ा मिलता अगर है तो वो 10 साल की वैलिडिटी. आप अमेरिका में उस वीज़ा पे एक साथ में सिर्फ 6 महीने रह सकते हो, वो भी प्लान 6 महीने नहीं होना चाहिए. आप यहाँ से आज की टिकट लेके जा रहे हो और 6 महीने की रिटर्न दिखा रहे हो, यू विल नेवर गेट एंट्री इनटू इमिग्रेशन. अच्छा, ये भी नहीं बता सकते कि हम इतने टाइम के लिए जा रहे हैं. हाँ, 6 महीने का तो लॉन्ग टूर नहीं, 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना पेरेंट्स जाते हैं तो वो होता है नॉर्मल. वहाँ जाके एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंड हो जाए दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट आप ऐसा इंटेंडेड प्लान लेके 6 महीने का नहीं, लीगली बट आप 6 महीने तक रह सकते हैं. और हर साल आप ये 6 महीने यूटिलाइज कर सकते हैं. और आपको कूलिंग पीरियड नहीं देना, आप 6 महीने के बाद एक दिन के लिए वापस आइए और फिर से 6 महीने के लिए जा सकते हैं लीगली. बट द मोमेंट यू एंटर और री एंटर आपसे इमिग्रेशन पूछेगा आप कर क्या रहे थे यहाँ पे इतने महीने ऑन शॉर्ट टर्म वीज़ास. तो वही लोग इंडिया में इतने सारे हैं, रिश्तेदारियाँ, बाकी सारी चीज़ें, बिजनेसेस जिनके लिए जाना ज़रूरी है. टूरिस्ट B1 जो बिज़नेस वीज़ा होता है या B2 जो टूरिस्ट या मेडिकल रीजंस के लिए दिया जाता है. तो उनके लिए भी इतनी लंबी कतार है कि सितंबर 2026 की डेट्स हैं. अगर आप आज की डेट में नॉर्मली अप्लाई करते हैं वीज़ा फ़ी पे करने के बाद आपको कैलेंडर नॉर्मली 2026 का दिखता है. तो जिसको स्टडी के लिए बाहर जाना है तो इट्स लाइक अगर आज वो अप्लाई करे तो उसको 2026 में जाएंगे. वो कुछ है वैल्यू एड्स के पास इफ़ेक्टिव वेज. हमने इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करी है अपॉइंटमेंट्स लेने में.
जून जुलाई अगस्त के आसपास जो भी जिनके सेशंस थे उनको हमने अपॉइंटमेंट्स लेके दी हैं with whatever resources we have. Anybody who has any challenges, has an emergency and is willing to give us an opportunity, we can get him उनको अपॉइंटमेंट्स हम लेके दे सकते हैं. ओके, तो वंस यू रीच देयर, जैसे आपने पिछले पॉडकास्ट में भी मैं बताया था, ये वीज़ा इज़ जस्ट फॉर द एंट्री. अब वहाँ जाने के बाद अब आपने कोई स्टूडेंट भेजा, तो हाउ डज वैल्यू एज हेल्प द किड टू एडजस्ट एंड टू गेट देयर बेसिक नीड्स फुलफिल्ड देयर? पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज हम ऑफर ज़रूर करते हैं, बट अक्सर स्टूडेंट्स या बाकी सारे लोग उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको वो कंसिडर करते हैं कि हम मैनेज कर लेंगे. बट अगर किसी का नहीं होता है फ्रॉम देयर स्कूल फॉर किड्स, अगर आप इमिग्रेट कर रहे हैं और उनके बच्चे हैं, उनके स्कूल्स, उनके रेंटल अपार्टमेंट्स, उनकी लोकेलिटी असेसमेंट्स तक हम आपको करके देते हैं. दीज आर कॉल्ड एज पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज. आप जितना विलिंग है रिलोकेशन से लेकर वहाँ की असेसमेंट, लोकेलिटी चूज़ करना, स्कूल चूज़ करना, और आपके अपार्टमेंट्स तक चूज़ करना, इवन आपकी एम्प्लॉयमेंट हंट में भी, अगर आपका डिपेंडेंट का जॉब नहीं लगा है, अगर आपके मेन एप्लीकेंट की जॉब लगी है, डिपेंडेंट की नहीं लगी है, उनकी हेल्प करना कि आप कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते. और थ्रू आवर नेटवर्क्स जो ऑलरेडी बिजनेसेस हैं, जो हु कीप लुकिंग फॉर इंडियन मैन पावर, वहाँ इंट्रोडक्शन कराना, रिज्यूमेज फ्लोट करके इंटरव्यूज़ अरेंज करना, तो वो चीज़ हम सारी करते हैं हु वांट इट. बट अल्टीमेटली जिसका वीज़ा लग जाए वो तो कहता है दुनिया ख़त्म हो गई, बस अब मेरा काम हो गया. उनको वहाँ जाके कुछ चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, कुछ गलतियाँ करते हैं. बट येस, वी आर देयर फॉर पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज अक्रॉस यूएस एंड कनाडा. अगर आपको यूरोप में भी कुछ हेल्प चाहिए इन आफ्टर योर वर्क परमिट्स आर डन, वी कैन सपोर्ट यू. वी हैव डिसेंट नेटवर्क्स. जो पार्टनर्स कंपनीज हमारे साथ काम करती हैं, तो दे ऑलवेज स्टैंड बाय. इट इज़ द रेसिप्रोसिटी. हम उनके क्लाइंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ करते हैं और वो हमारे क्लाइंट्स के लिए वो सारी चीज़ें वहाँ करते हैं. ग्रेट. सो माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि वंस यू आर देयर एंड आप स्टडी के लिए इंगेज गए, आपकी 2 साल की स्टडी थी, यू फिनिश्ड इट, नाउ इट कम्स टू वर्क परमिट. हाउ डू यू गेट दैट? नॉर्मल प्रोसेसेस हैं. अगर पोस्ट स्टडी यूके देखें तो ऑलरेडी एक प्रोसेस होता है. आप कॉलेज ख़त्म करते हैं तो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है. आप खुद चाहें खुद करें, आप हमारे से हेल्प लेना चाहें हम करके दे देते हैं. So the student will be in touch with you for मैं जैसे बोल रहा था कि आपको वीज़ा लगने के बाद लोग सबको भूल जाते हैं, इवन फैमिलीज़ को. बट हाँ, कुछ लोग दे जहाँ जिन एप्लीकेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है कि आई वांट अ प्रोफेशनल हेल्प, वो हमेशा हर स्टेप पे सही ही स्टेप उठाते हैं. दे सीक दैट प्रोफेशनल हेल्प. मैं बहुत सारे लोगों की पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स अप्लाई करता हूँ, at times even without a consultation for it, which is just a favor from our side. It does not take much. We charge them the visa fee जो application की लगती है. आज मेरे पास एक work permit आया है, post study work permit apply कर रहा था. No consultation, no charges. 255 Canadian dollars की फीस थी. application review किया, हाँ everything is good, go ahead pay it. She charged on a card, as a favor from our side. Great. So everything is not business, it's not transaction. Right, it's just supporting them for whatever they do wherever they are. So value add is basically 360 solution, right? We want to be whosoever is inclined to use a Get it, professional yeah. rather than making a mistake and then repenting on it. And we educate at every even a short-term visa, we believe in educating you what is happening to your application. We are not taking a decision on your behalf. We're exactly taking your documents, fulfilling them professionally, ensuring that each and every mistake that you would have probably because of lack of information made, those mistakes are avoided, and we represent you in the best possible form, which enhances your chances at least by 10 to 20%. If you were to say 50-50 case, we make sure that you're still at 80% chances of getting a visa. Great. And that's how we got our name of the company, that we add value to each and every process Right. that you go through with Right. us.
and we charge you professional fee in some cases. In majority of the cases, post landing, pre-landing, we don't. We it's like kind of guide you through. We believe in, you know, when you feel that the good services were delivered to you, you will tell 10 others, course. and that's how the marketing works. Right. Great. So it is as pleasurable as talking to you, I guess, right? We try, and I hope my team exactly becomes a copy and makes it pleasurable for almost everybody who works with us, and pray that it becomes, or rather remains, as pleasure as you felt today. Perfect, sir. So I'll just give my closing statement now. So वीजा के साथ भी और वीजा के बाद भी वैल्यू एड इज देयर टू हेल्प यू. सो इस वीज़ा पे डिस्कशन हम आगे अगले एपिसोड्स में भी जारी रखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, लाइक, कमेंट, शेयर. टिल देन, बाय बाय.